ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे सेल ऑफ एन एसेट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो एसेट अकाउंट है अगर उसी में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो सेल के टाइम पर क्या एंट्री की जाती है। तो आपने क्या देखा कि एट द टाइम ऑफ सेल हमें तीन चीजें रिकॉर्ड करनी है। एक तो डेप्रिसिएशन, जितना टाइम एसेट यूज की उतना डेप्रिसिएशन, सेल प्राइस और प्रॉफिट और लॉस। नाउ सेम थिंग अप्लाइज हियर, यहां भी यही करना है, लेकिन यहां दिक्कत क्या है, हमने प्रोविजन अकाउंट बना रखा है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आप एसेट अकाउंट की तरफ देखते हो, जैसे अगर मैं अपना एसेट अकाउंट चेक कर रही हूं तो इस अकाउंट में मेरे पास जो बैलेंस है, जैसे हमने कोई एसेट खरीदी तो उसका कॉस्ट प्राइस यहां लिखा, इसके बाद आपने यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, आपने कॉस्ट पर ही बैलेंस कर दिया। सो आपके पास एसेट के बैलेंसेस कॉस्ट प्राइस पर ही आते जाएंगे। आप नई एसेट खरीदोगे तब भी यही होगा, ठीक है ना। सो हर बार आपकी मशीन 1 है, मशीन 2 है, जितनी मशीन्स हैं सबके कॉस्ट प्राइस पर बैलेंसेस हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और अकाउंट है जिसमें है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें आपने ईयरली डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट किया है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करते जा रहे हो। जैसे ये अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो डेप्रिसिएशन हम यहां चार्ज कर रहे थे एसेट में, प्रोविजन अकाउंट में क्या होता है वो प्रोविजन में लिखा जाता है, ठीक है। और इसको आप बैलेंस कर देते हो। सो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में या उसके बाद किसी भी आने वाले ईयर में आपके पास एक बैलेंस होगा। वो बैलेंस किसका है, ये जो आपने बैलेंस यहां टोटल किया, अगले साल और डेप्रिसिएशन आएगा, ये बार बार एक्यूमुलेट हो रहा है। सो आपके पास डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस हैं। आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, मान लो सेकेंड ईयर में भी सेल नहीं हो रही, ठीक है, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में भी आ गया, तो अब इसका टोटल आ जाएगा यहां पर बैलेंस कैरी डाउन। तो जो एसेट है, मान लो M1 है, M2 है, M3 है, सबका टोटल यहां पर आ रहा है। सो वो क्या रहा है कि हमारे पास एसेट अकाउंट में अलग से कॉस्ट प्राइस आती जा रही है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहे हैं हर एक मशीन के, M1, M2, M3 एक्सेट्रा। तो अब जब सेल होगी, सेल के टाइम पर हमें क्या करना होता है, तीन चीजें रिकॉर्ड करनी है। नंबर 1 उसकी सेल प्राइस, नंबर 2 उसका डेप्रिसिएशन, नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस। तो अब क्या करेंगे, आप सेल जब भी करोगे एट द टाइम ऑफ सेल, सेल को रिकॉर्ड कर सकते हो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गई, भाई ये एसेट हमने इतने पे बेच दी, वो कोई भी एसेट हो, चाहे M1 हो या M2 हो, जिसको भी सेल किया उसको लिख दिया। अब दूसरी चीज क्या है, उसका डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। तो अब यहां हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो कहां पर है, वो हमने प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट किया हुआ है। यहां पर हमारे पास ये टोटल आ रहा है डेप्रिसिएशन सारी मशीन्स का, यहां लिखा हुआ है। सो जब आपको डेप्रिसिएशन और चार्ज करना है तो वो यहीं चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन फॉर सोल्ड एसेट, जो एसेट सेल की थी उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है पीरियड ऑफ यूज में, वो सारा का सारा हम यहां लिख देंगे। अब क्या होगा कि हम जब एसेट अकाउंट में देखते हैं, यहां पर कॉस्ट है, यहां पर डेप्रिसिएशन है, तो अब क्योंकि एसेट खत्म हो रही है बुक्स में से, तो आपको उसका सारा डेप्रिसिएशन एसेट में ट्रांसफर कर देना है। क्योंकि आप कॉस्ट को कैसे कैंसिल करोगे, हमारे पास कुछ पार्ट तो इस कॉस्ट का ऐसा है ना जो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया और उसको डेप्रिशिएट कर लिया। तो क्या करेंगे, अब यहां से हम ये डेप्रिसिएशन उठाएंगे और उसे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन सा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट, जो एसेट सेल की है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन हम यहां से उठाकर यहां ले जाएंगे। सो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या लिखेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन इस एसेट का था सारा लिख देंगे। उसके बाद जो भी डिफरेंस है वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस है तो यहां आता है और अगर प्रॉफिट है तो वो यहां रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्योंकि प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सेल प्राइस ज्यादा है, ये सेल लिख रहे हो ना, अगर ज्यादा पे सेल कर दी, सेल ज्यादा है तो डिफरेंस यहां आएगा, सेल कम है तो डिफरेंस यहां आएगा। हमें बेसिकली उस एसेट का पूरा प्राइस, पूरे अमाउंट्स अपनी बुक्स में से निकाल देने हैं।
तो हमने पहले डेप्रिसिएशन यहां से निकाला। अब देखो यहां पर जितनी भी मशीन्स थी आपके पास, M1 हो, M2 हो, M3 हो, जितनी मशीन्स हैं उसमें से जो सेल वाली एसेट है उसका सारा डेप्रिसिएशन यहीं से कलेक्ट किया और यहां से उठा के उसे यहां डाल दिया। तो इस अकाउंट में अब किसका डेप्रिसिएशन बच गया? यहां पर बच गया बाकी की एसेट्स का। अब ये डेप्रिसिएशन जब हमने यहां लिखा तो हम उसको उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे कि ये जो एसेट हम बेच रहे हैं, मान लो M1 हम सेल कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी है, उसके अगेंस्ट इतना प्राइस हमें मिल गया, इतना इसका अब तक टोटल डेप्रिसिएशन लिखा जा चुका था, तो प्रॉफिट है या लॉस है? सेल प्राइस कम होती है तो लॉस होता है, सो वो यहां आ जाता है ताकि मैच हो जाए बैलेंस। सेल ज्यादा है, अगर सेल प्राइस ज्यादा पर है दैट मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर एसेट के लिए हमारे पास प्रॉफिट होगा। अब इसमें बस डिफरेंस क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्रॉफिट और लॉस या कैलकुलेशंस करते हैं, हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं स्पेसिफिकली उस एसेट के लिए जो सेल हो रही है, ठीक है। तो यहां पर हम सेल के टाइम पर एंट्री कर रहे हैं, उसी एसेट का डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं और उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो यहां ये मिस्टेक मत करना कि सब कुछ टोटल ले लो, मतलब सब मशीन्स को नहीं लेना है। हम रिकॉर्डिंग किसकी कर रहे हैं? सेल ऑफ एसेट की। तो जिस एसेट की सेल हो रही है सिर्फ उसी के अमाउंट्स आपको लिखने हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, जितना टाइम यूज किया उस पर जितनी सेल हुई उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो और उसको ट्रांसफर कर दो। उसके बाद अब एंड में क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपके पास कोई और परचेज हो रही है या कुछ हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करो और फाइनली बैलेंस को क्लोज कर दो। तो यहां पर हमें किसका बैलेंस बचेगा? हमारे पास बचेगी कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग एसेट्स। जो एसेट्स हमारे पास रह गई वो बचेंगी। उसी तरह से यहां पर एंड में क्या होगा? आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन किसका? रिमेनिंग एसेट्स का, क्योंकि एक एसेट जो बिक गई वो तो खत्म हो गई ना, बाकियों का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे और वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। मान लो M1 आप बेच चुके हो तो M2 और M3 का डेप्रिसिएशन यहां पर, या M4 जितने भी एसेट्स हैं सबका आएगा। तो अब जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री एज इट इज है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन हम कहां लिख रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सो डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड ऑफ यूज। उसके बाद क्या हुआ? अब डेप्रिसिएशन हमें राइट ऑफ कर देना है। सो यहां से ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया इसको यहां से पिक करके एसेट में चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो जितना इस एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन था वो प्रोविजन में से हटाना है। सो जब प्रोविजन में हम डेप्रिसिएशन लिखते थे तो क्रेडिट करते थे, क्रेडिट साइड में हमेशा लिखे। अब वहां से निकालना है तो उसमें से डेबिट कर देंगे और कहां डाल देंगे? एसेट अकाउंट में। ये किसका डेप्रिसिएशन है? टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट। जो एसेट बिक गई है उसका टोटल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया। अब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन की टोटल रिकॉर्डिंग हो गई। यहां ये एक्स्ट्रा क्यों करनी पड़ी एंट्री? क्योंकि इस केस में तो डेप्रिसिएशन सीधे एसेट में जा रहा था, यहां डेप्रिसिएशन अलग इकट्ठा हो रहा था तो उसको अब एसेट में डालना पड़ा। बाकी आपकी सेल की ट्रांजैक्शन एज इट इज। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट और लॉस की भी सेम एंट्री। बस यहां ये ध्यान में रखना कई बार जीएसटी दे रखा होता है तो जीएसटी हमारा सेल प्राइस में नहीं आता, जीएसटी को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। सो जीएसटी की सेपरेट एंट्री होगी। सो आई होप ये वर्किंग क्लियर है। अब इसी को हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था लेकिन हमने किया था विदाउट प्रोविजन। अब सेम क्वेश्चन हम फॉलो करेंगे विद प्रोविजन सो दैट हमें दोनों की वर्किंग में क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन देख लो फिर से। एक्स परचेज अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर 50,000 एंड पेड IGST। जीएसटी अलग रखते हैं, उसको यहां अकाउंट नहीं करते। तो अगर एंट्री कर रहे हो ना तो ये इनपुट जीएसटी जो है इसकी पेमेंट की एंट्री अलग से कर दोगे। इसका 12% हो जाएगा, 6,000 वो अलग पे कर दोगे। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाकी कहीं एंट्री नहीं होगी। फिर आपने इंस्टॉलेशन पर 10,000 पे किए, मतलब एसेट कितने की हो गई? 60,000 की। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो 20% WDV। ऑन 30th जून 2020 इट इज सोल्ड फॉर 35,000। आपने 30th जून को इसको सेल किया। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हमने फाइनेंशियल ईयर को मान लिया कि हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली एंट्री करते हैं। सो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जाता है। सो पहली ट्रांजैक्शन 2018 की है, तो अगर हम 18 वाला ईयर लें दैट इज
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, तो ये डेट इसके बीच में आ रही है। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया। मान लो ये 1 जुलाई की जगह 1 जनवरी होता तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आता। दैट मीन्स ये जो ट्रांजैक्शन है वो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की है। सो 1 जनवरी 2018 जो है वो 17-18 में जा रहा है। 2017-18 की भी फिर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके परचेज लिख देते। परचेज हो गई, इस ईयर में कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर में सेल हो रही है, कहाँ, जून में। तो ये एसेट हमारे पास कहाँ रही, जब जुलाई में खरीदी तब से इसे हमने रख लिया अपने पास, यूज करना शुरू किया। विच मीन्स इस ईयर में तो ये जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स रही। नेक्स्ट ईयर पूरा हमारे पास थी। फिर उसके बाद आपने इसे जब जून में सेल कर दिया, आपका ईयर शुरू हुआ अप्रैल में, आप इसकी सेल कर रहे हो जून एंड में। दैट मीन्स अप्रैल, मई और जून में ये आपके पास रही। जून के बाद ये चली गई, सेल हो गई, खत्म। सो 3 मंथ्स रही। सो हम अगर इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, देखो वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके साथ हमारी सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो वर्किंग इजी हो जाएगी। वर्किंग नोट का मतलब ये है कि सारी वर्किंग यहां पे हो जाएगी। तो जब अकाउंट बनाएंगे, अब चाहे विदाउट प्रोविजन बनाओ या विद प्रोविजन बनाओ, आपके पास अमाउंट्स आ रहे हैं। आप इन अमाउंट्स को जैसे मर्जी लिखो। मैंने इसे सीधे मशीनरी अकाउंट में लिख लिया, मैं इसे चाहे तो मशीनरी एंड प्रोविजन में लिख सकती हूँ। ओके, सो वर्किंग चेक कर लेते हैं फिर से। 1 जुलाई, इस ईयर में 1 जुलाई को ये एसेट हमारे पास एंटर हुई। तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगा, क्योंकि रेट था 20% पर एनम। पर एनम हमेशा ध्यान रखो, पर एनम का मतलब होता है कि हमें मंथ्स भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये ईयर का डेप्रिसिएशन है। पर एनम मीन्स पूरे ईयर का। सो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये यहां से आप समझ सकते हो, है ना। टाइम लाइन पर चीजें बहुत क्लियर होती हैं। अभी वर्किंग नोट बनाने में, क्वेश्चन को नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिटेल्स हैं, लेकिन एक बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये यही नहीं, अकाउंट्स में आगे भी जो क्वेश्चंस होंगे ना वहां भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हैं। शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं कि जल्दी से रट्टा लगाया और 5 मिनट्स में क्वेश्चन रेडी, नहीं होगा, बट प्रैक्टिस के बाद तब ये चीजें इतने नहीं लिखनी पड़ेंगी, ये सब आपको याद होने लगेंगी। ओके, अब 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया, 51,000 बैलेंस बचा। नेक्स्ट ईयर 2019-20 पूरा साल हमने कुछ नहीं किया, ये एसेट हमारे साथ रही, सो इसका पूरा डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अब यहां मंथ्स नहीं रखे, पूरा आएगा। थर्ड ईयर में तो इसे आपने बेच दिया, तो थर्ड ईयर में इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बची 40,800। अब हम इस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 3 मंथ्स का। ठीक है, सो 2040 इसकी बुक वैल्यू बची 38,760। अगर आप इसकी सेल कर रहे हो 35,000 पे, कम पे बेच रहे हो ना, तो आपको हो गया लॉस। अब ये कैलकुलेशन आपके पास है। अगर हमारा क्वेश्चन कहता है सिंपल मशीनरी अकाउंट बनाओ, उसी में सब कुछ लिख दोगे। अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि आपको तो मशीनरी अकाउंट के साथ प्रोविजन अकाउंट भी बनाना है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, हम दोनों अकाउंट बनाएंगे। सो दीज आर दी फॉर्मेट्स। मशीनरी अकाउंट बनेगा, प्रोविजन अकाउंट बनेगा। अब कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में एसेट परचेज की 1 जुलाई को, और उसके बाद एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो हमारी 1 जुलाई की एंट्री हो गई एसेट खरीदने की, टू बैंक अकाउंट 60,000, और एंड में डेप्रिसिएशन अब हमें यहां चार्ज नहीं करना, यहां चार्ज करना है। सो 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 9,000। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ लिखें, डेबिट में लिखें, क्रेडिट में लिखें। तो देखो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है, तो उसकी एंट्री चाहे यहां लिखो एसेट में, चाहे प्रोविजन में, आएगी क्रेडिट साइड ही, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है, एसेट में कमी दिखा रहा है। सो एंड में आके अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 9,000। तो अगर आप इसको टोटल कर देंगे 9,000, अगर हम इसे बैलेंस शीट में दिखाते तो हमारा बैलेंस कितना आता, 60,000 एसेट लिखते एट कॉस्ट और 9,000 डेप्रिसिएशन, मतलब नेट बैलेंस 51 जो यहां पर आया है, सेम है ना। अब आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 60,000 एसेट में और 9,000 इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। नेक्स्ट ईयर क्या किया, नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं है, एसेट में कोई चेंज नहीं है, नो परचेज नो सेल, तो एसेट में कुछ नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर
डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ कितना 10,200। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा वो मेथड पर डिपेंड करता है। सो अगर आपका एसएलएम होता तो आप कॉस्ट पर लेते, डब्ल्यूडीवी है तो हमने रिटन डाउन वैल्यू रिड्यूस्ड बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लिया। सो इसको आप बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया 19,200, क्योंकि डेबिट साइड में तो कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में टोटल आ गया। सो 1/4/20 को बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा 19,200। ये मैंने डेलिब्रेटली क्वेश्चन इस तरह से लिया है कि एक ही एसेट इन्वॉल्व है ताकि आपको वर्किंग प्रॉपरली क्लियर हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम 2 या 3 एसेट्स लेंगे ताकि बार बार ये कैलकुलेशंस होंगी बट कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना, क्योंकि आपको वर्किंग क्लियर है, वर्किंग एक बारी में क्लियर हो जाएगी एक एसेट से। अब ये एसेट है आपके पास, ये इसका डेप्रिसिएशन है, ये अलग अलग रिकॉर्डेड है। अगर ये एसेट में ही रिकॉर्ड हो रहा होता तो हमारे अकाउंट्स कुछ इस तरह से होते, एसेट में ही डेप्रिसिएशन चला जाता, बैलेंस आ जाता, सो बैलेंस कम होता जाता। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर में क्या किया आपने, जून के एंड में इस एसेट को सेल कर दिया। सो सेल करते हुए क्या होता है, नंबर 1 हमें एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है जितना टाइम इसको यूज किया। सो आपने 3 मंथ्स यूज किया था, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन में। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना 2040 अमाउंट आ गया 3 मंथ्स का। रिटर्न डाउन वैल्यू का 20% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहा गया। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया आपके पास। अब एसेट में क्या हो रहा है, 30 जून को इसकी सेल हो रही है। सो बाय बैंक अकाउंट कितने पर सेल हुई 35,000 पर। अब ये एसेट हमारी बुक्स में से आउट हो जानी चाहिए, इसका कोई बैलेंस बुक में नहीं बचेगा क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। जो चीज ही नहीं है उसको बुक में कैसे रखें, तो क्या करेंगे, जो इसका हम डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज करते जा रहे थे अलग से, अब उसे एसेट में कैंसिल करेंगे क्योंकि अब इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये एसेट का डेप्रिसिएशन था। नाउ पुट इट इन द डेप्रिसिएशन इन द एसेट अकाउंट, इसे एसेट में डाल दो। तो यहां से हमने टोटल इकट्ठा किया, हमारा टोटल है, इसका मतलब इतना डेप्रिसिएशन 21,240 हम इस पर अब तक लिखते आ रहे हैं। अब इसको बैलेंस नहीं करेंगे, ये बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो एसेट में चार्ज करना था, अब वो एसेट खत्म हो रही है तो फाइनली अब इसे हम एसेट अकाउंट में चार्ज कर देंगे, वहां डाल देंगे कि इस एसेट में से, चाहे ये 60 की थी, इसमें से इतना अमाउंट तो हमारा डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन में कलेक्टेड था। सो 21,240 डेप्रिसिएशन में से लेके आए, 35,000 में इसकी सेल हो गई। अब डिफरेंस कर लो कितना प्रॉफिट और लॉस है। तो यहां पर हमारे पास अगर हम बैलेंस करेंगे तो भी प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, वो वैसे हमने यहां कैलकुलेट भी कर रखा है कि इतना बैलेंस बचा था, तो एसेट बची 3760 इसका लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट लिख दो या P&L अकाउंट लिख दो, तो पूरा 60,000 हमारी बुक में से खत्म हो जाएगा। तो अब ना इसका प्रोविजन बचेगा ना इसकी वैल्यू बचेगी। सो आपने क्या किया, 60,000 में से आपने कहा कि 21,240 इसका डेप्रिसिएशन अब तक का चार्ज है, तो इसका बुक वैल्यू कितनी बचेगी, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, 38,760, जिसमें से 35 की ये बिक गई, ये बैलेंस बच गया। मान लो ये 35 की जगह 40 की बिक्री होती तो आपका डिफरेंस यहां पे आता। आप कैसे समझते, 60 इसकी कॉस्ट है, इतना इस पर डेप्रिसिएशन दे दिया तो इसकी बुक वैल्यू है 38,760। तो इसको क्योंकि हम 40 पे बेच रहे हैं, 38 समथिंग को 40,000 पे बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट यहां लिख देते, क्योंकि सेल का ज्यादा होने का मतलब है क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो जब हमें बैलेंसिंग करनी है तो फिर डिफरेंस यहां आएगा, ये साइड अगर ज्यादा हो गई, ये बड़ा है, तो डिफरेंस यहां आएगा ताकि दोनों बराबर हो जाए, तो इसे प्रॉफिट कह देते हैं। तो जब ज्यादा मशीन्स के साथ हम वर्किंग कर रहे होंगे तो हम इसे सीधे बैलेंसिंग फिगर नहीं लिख सकते। देखो वैसे आप सॉल्व भी कर चुके हो, आप मैच भी कर सकते हो, आप सिंपल ये बैलेंस जो हमने सॉल्व किया है वर्किंग नोट्स में बनाया है यहां से भी ले सकते हो और इसको यहां पर भी सीधे रीड कर सकते हो।
आपको क्या करना होगा इन दैट केस, क्योंकि हमारे पास ये एक मशीन नहीं होगी, 2-3 मशीन्स होंगी, तो हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर एसेट को पिक करना है, उसकी कॉस्ट, उसकी सेलिंग प्राइस, उसका डेप्रिसिएशन मैच करके प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। सबको नहीं ले लोगे बीच में। सिमिलरली यहां पर अब क्योंकि हमारे पास एक ही एसेट थी और उसको बेच दिया, तो टोटल आपने यहाँ पे मशीनरी में ट्रांसफर कर दिया। मान लो आपके पास ज्यादा मशीन्स हैं, तो आपके पास ये डेप्रिसिएशन सिर्फ इस मशीन का नहीं है, ये M1 का भी हो सकता है, M2 का भी हो सकता है, डिफरेंट मशीन्स का होगा। सो आप क्या करोगे, उसमें से सिर्फ रेलेवेंट मशीन का अमाउंट पिक करोगे, क्योंकि जो एसेट सेल हो रही है ना, उसी का अमाउंट हमें क्लोज करना है, सबको नहीं करना। सो आई होप ये प्रोविजन मेथड समझ आ रहा है। इसमें हमने क्या किया, एट द एंड जब सेल हुई, इस एसेट के सारे डेप्रिसिएशन को अब एसेट में चार्ज कर दिया, क्योंकि हमें एसेट की कॉस्ट प्राइस यहां से निकालनी है, खत्म करनी है। तो जो डेप्रिसिएशन अब तक हम अलग लिख रहे थे वो अब यहां पे चार्ज कर देंगे। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, 60,000 में से 21,240 डेप्रिसिएशन की वजह से खत्म, 35,000 सेल में मिल गया, तो बाकी जो बच गई, जो मॉनेटरी वैल्यू, जो मनी यहाँ पे बच गई या मनी यहाँ पे बढ़ गई, वो क्या हो गया, लॉस या प्रॉफिट। तो इस तरह से ये पूरा 60,000 बुक्स में से आउट हो जाएगा। ठीक है, सो यही है सेल की वर्किंग। 3 चीजें रिकॉर्ड करनी है, कैलकुलेट कर लोगे तो फटाफट से कर लोगे, सेल, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। So I hope it is clear. Now you can practice more questions. एक क्वेश्चन हम और करेंगे मल्टीपल एसेट्स के साथ, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.